आज मैं आपको आपकी हिंदी उत्कर्ष पाठमाला का पाठ 11 शिशु नगर पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ। पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक प्रफुल्ल चंद ओझा हैं। प्रफुल्ल चंद ओझा मुक्त का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 जनवरी 1910 को हुआ था। गांधी जी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। बाद के वर्षों में स्वाध्याय से कई भाषाएं सीखी। बांग्ला, मराठी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी की कई पुस्तकें हिंदी में अनुदित की। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पाप और पुण्य, बेलीना के पत्र, बेलपत्र, अतीत जीवी, यात्री की आँखें, सुबह का भूला, अभिनय भारती। कृतियां का अर्थ होता है रचनाएं। अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ। आप जानते ही हैं, बच्चे भी वयस्कों जैसे काम कर सकते हैं। वयस्क का अर्थ होता है जो बड़े होते हैं। बच्चों की लगन और उनका परिश्रम दूरगामी परिणाम दे सकते हैं। बच्चों की सोच में ताजगी होती है। बच्चों में सीखने और सिखाने की ललक होती है। ललक का अर्थ होता है कि उनमें किसी चीज़ को सीखने की बड़ों से ज़्यादा चाह होती है। बच्चों की कल्पनाओं से पार पाना कठिन है। कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। बड़े भी बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह पाठ हमें एक ऐसे गांव की सैर कराता है जिसका नाम है शिशु नगर, जहां सभी काम बच्चों ने अपने सुपुर्द किए हुए हैं। वह चाहे अखबार छापना हो, अशिक्षितों को शिक्षित करना हो या फिर स्वयं शिक्षा पाना हो, वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हैं। उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। ये अपने कारनामों से एक वयोवृद्ध अध्यापक तक को जीवन जीने का नया तरीका सिखाने में सफल होते हैं। इस पाठ में एक ऐसे गांव का वर्णन किया गया है जिसका नाम शिशु नगर था। वहाँ पर सभी काम बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी पर लिए हुए थे। वहाँ के जो सब काम थे वो सभी बच्चे करते थे, चाहे वह अखबार छापने का काम हो या अशिक्षित जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको शिक्षित करना हो, पढ़ाना हो या स्वयं शिक्षा पाना हो। स्वयं मतलब अपने आप, खुद, चाहे वो खुद भी पढ़ते थे और वो जो अशिक्षित लोग थे उनको भी पढ़ाते थे और वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे और एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते थे। उनमें आत्मविश्वास की भावना पूरी तरह भरी हुई थी। उन्होंने अपने अच्छे कामों से एक जो बुजुर्ग अध्यापक थे उनको भी जीवन जीने का नया तरीका सिखाया और वे उसमें सफल हुए। अब आगे बढ़ते हैं। इस नाटक में पात्र रतन, हरीश, रामदीन, अध्यापक और भी कई लोग हैं। अब मैं इस पाठ का पहला दृश्य पढ़ती हूँ क्योंकि यह पाठ एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिशु समाचार प्रेस का दफ्तर। शिशु समाचार नाम का प्रेस का एक दफ्तर है। वहाँ के संपादक कुर्सी पर बैठे हैं। नेपथ्य में टेली प्रिंटर खटखटाने के स्वर सुनाई देते हैं। संपादक घंटी बजाते हैं। रामदीन आता है। जब संपादक घंटी बजाते हैं तो रामदीन नाम का एक व्यक्ति उनके पास आता है। संपादक उनसे कहते हैं, रामदीन, मशीन पर कौन सा फर्मा छप रहा है मैंने देखा नहीं, एक शीट लाओ। संपादक ने रामदीन से पूछा कि मशीन पर कौन सा फर्मा छप रहा है। फर्मा का अर्थ होता है छपाई मशीन के आकार के अनुसार एक बार में छपने वाला अंश, कि एक बार में
जो कौन सा अंश छप रहा है वह मैंने अभी तक देखा नहीं है। शीट का अर्थ होता है पेपर की, वह पेपर जिस पर वो फर्मा छप रहा है वह मुझे लाकर दिखाओ। रतन ने कहा, संपादक जी आपने अग्रलेख लिख लिया। अग्रलेख का अर्थ होता है समाचार पत्र का मुख्य लेख, संपादकीय। आगे संपादक कहते हैं कि मैं अभी लिख रहा हूँ, आधे घंटे में दे दूँगा। क्या बात है? तब रतन ने कहा, मैंने कुछ टिप्पणियाँ लिखी हैं, आप देख लेते। टिप्पणियाँ मतलब छोटे छोटे रूप में कोई बात लिखना। आप देख लेते कि आप एक बार देख लो, मैंने इसके ऊपर कुछ टिप्पणियाँ लिखी हैं। संपादक ने कहा, लाइए देखूं प्रधानमंत्री का वक्तव्य, नेपाल का शासन सुधार। वक्तव्य का अर्थ होता है किसी विषय में कहने योग्य बात, कथन। और टिप्पणी का अर्थ होता है किसी भी अर्थ को स्पष्ट करना एक छोटी सी बात में। बात छोटी सी होगी लेकिन वह उसका अर्थ स्पष्ट कर देती है, उस बात का पूरी तरह अर्थ स्पष्ट हो जाता है उससे। नेपाल का शासन सुधार। कोरियाई युद्ध किधर, शीर्षक तो ठीक ही है, रख दीजिए जरा, देर बाद देख लूँगा। संपादक ने कहा कि इसका शीर्षक तो ठीक है। शीर्षक का अर्थ होता है किसी विषय का परिचय देने वाला। उन्होंने कहा कि ये शीर्षक तो इसका ठीक लग रहा है, आप रख के चले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद इसको देख लूँगा। लेकिन रतन जी हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, हमें और किसी की नकल नहीं करनी है। संपादक ने रतन से कहा कि हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमें किसी की नकल करके कोई काम नहीं करना है, क्योंकि शिशु नगर की अपनी एक हस्ती है। हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व, अपनी एक पहचान है। शिशु समाचार के लिए लिखते हुए हमें अपने आदर्श के अनुसार अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण का ध्यान रखना चाहिए। दृष्टिकोण का अर्थ होता है देखने विचारने का ढंग, नज़रिया, कि हमें अपने आदर्शों के अनुसार अपने देखने विचारने का ढंग और नज़रिए का भी ध्यान रखना है जब हम कोई भी समाचार लिखेंगे, क्योंकि हमारी एक अलग पहचान बनी हुई है। दक्षिण भारत के 3 बालक पहाड़ों और जंगलों में 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करके अहमदाबाद पहुँचे। वे तमाम दुनिया में इसी तरह घूमेंगे। दक्षिण भारत में रहने वाले 3 बालक थे जो पहाड़ों और जंगलों में 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करके अहमदाबाद पहुँचे थे, और वह तमाम कर देता है पूरी दुनिया में इसी तरह घूमेंगे। आगे संपादक ने कहा, यह कितना महत्वपूर्ण समाचार है। बालकों द्वारा की गई इस साहसिक यात्रा का दुनिया भर के देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। साहसिक का अर्थ होता है साहस से भरी हुई, कि 2 बच्चे हैं और वह पूरी दुनिया घूमकर वहाँ पर जगह जगह जाकर नई नई बातों का पता लगा रहे हैं। इस समाचार को इस तरह कोने में क्यों डाल दिया गया है? इसका अर्थ है कि वे कहते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण समाचार है कि बच्चे साहस से भरे हुए होकर पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, और इतना महत्वपूर्ण समाचार आपने कोने में क्यों डाल दिया है? यह तो मुख्य समाचार में आना चाहिए। रतन ने कहा, मैं इसे देख नहीं सका था। हरीश चंद ने अनुवाद किया था, कि अनुवाद होता है किसी की जो भाषा होती है, किसी दूसरे की भाषा, उसको सरल तरीके से हम अपनी भाषा में किसी अन्य को समझाते हैं। संपादक जी कहते हैं, तो आपने अनुवाद भी नहीं देखा? नहीं, यह अनुवाद भी ठीक नहीं है। रामदीन हरीश जी को भेज दीजिए मेरे पास। लोग इतनी असावधानी क्यों बरतते हैं? असावधानी का अर्थ होता है लापरवाही। थोड़ी सी सावधानी से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। दोष का अर्थ होता है कमियों,
कि थोड़ी सी सावधानी अगर रख ली जाए तो सारी कमियों को दूर किया जा सकता है और एक अच्छा और बढ़िया अनुवाद लिखा जा सकता है। रामदीन का मंच से प्रस्थान हो जाता है और हरीश का प्रवेश होता है। प्रस्थान मतलब कि वो चले जाते हैं और जो हरीश नाम का व्यक्ति है वो प्रवेश करता है। हरीश, आपने मुझे बुलवाया था संपादक जी। हरीश नाम के जो व्यक्ति थे वो संपादक जी के पास आते हैं। संपादक, हाँ हरीश जी, वह जो अहमदाबाद के 3 लड़कों वाला समाचार है। हरीश, दक्षिण भारत के वे लड़के जो सारी दुनिया के पहाड़ जंगलों की यात्रा के लिए निकले हैं। संपादक जी ने कहा, हाँ वही, उसका अनुवाद आपने किया है। हरीश ने कहा, जी हाँ, क्या बात है। संपादक ने कहा, यह अनुवाद मुझे पसंद नहीं आया। उन्हें हरीश, क्या दोष है उसमें? मैंने तो अपने जानते कोई गलती नहीं रहने दी। वह जो उन्होंने अनुवाद लिखा था वो संपादक जी को पसंद नहीं आया और जब उन्होंने हरीश से कहा तो हरीश ने कहा कि क्या कमी है, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से उसमें कोई गलती नहीं की थी। संपादक जी ने कहा कि अनुवाद इसलिए किया जाता है कि दूसरे की भाषा को हम अपनी भाषा में समझा सकें, लेकिन अगर हमारी ही भाषा मुश्किल और उलझी हुई हो जाए, उलझी का अर्थ है वह इतनी कठिन हो जाए कि किसी के समझ में ही नहीं आए, तब तो उस अनुवाद को ठीक नहीं कहा जा सकता। हरीश ने कहा, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा कि कोई आगे से कमी ना हो और मैं और ध्यान से काम करूँगा। संपादक ने कहा, ठीक है, अब जाइए आप आगे। फिर हरीश का प्रस्थान होता है और रामदीन नाम के व्यक्ति का प्रवेश होता है। रामदीन कहते हैं, संपादक जी, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। रामदीन ने संपादक जी से कहा कि कोई आपसे मिलने के लिए आए हैं। संपादक जी ने कहा, कौन है? रामदीन ने कहा कि कोई परदेसी जान पड़ते हैं, बाहर से आए हैं। परदेसी का अर्थ होता है दूसरे स्थान का व्यक्ति, अजनबी, जिसको हम जानते नहीं हैं, जो बाहर से आते हैं। संपादक, भेज दो उन्हें। रामदीन बोले, कोई परदेसी जान पड़ते हैं, बाहर से आए हैं। परदेसी का अर्थ होता है दूसरे स्थान का व्यक्ति, अजनबी। संपादक बोले, भेज दो उन्हें। रामदीन का प्रस्थान, अध्यापक का प्रवेश। रामदीन चले जाता है और अध्यापक का प्रवेश होता है। अध्यापक आते हैं। अध्यापक, अरे वाह, लड़के ने कहा, संपादक जी अंदर हैं और यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा मजाक किया उसने। संपादक जी ने कहा, जी नहीं, मैं हाजिर हूँ कि मैं यहीं पर हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि आप मुझे बताइए कि क्या काम है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं ही संपादक हूँ। अध्यापक ने उनसे कहा, लेकिन मैं तो संपादक जी से मिलना चाहता हूँ। संपादक जी ने कहा, मैं ही संपादक हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अध्यापक ने कहा हंसते हुए कि अरे भाई, तुम तो खुद इतने छोटे हो कि कुछ भी नहीं कर सकते, तुम संपादक हो। अध्यापक को जब यह पता चला कि एक छोटा बच्चा संपादक है तो उन्होंने कहा कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते और तुम संपादक हो, तुम इतनी बड़ी पोस्ट पे हो। संपादक ने कहा, छोटा सिक्का हमेशा खोटा होता है, यह तो कोई बात नहीं हुई। संपादक ने अध्यापक से कहा कि छोटा सिक्का, छोटी चीज़ हमेशा खोटी लगती है, यह कोई बात नहीं है कि यह हम नहीं कह सकते कि छोटी चीज़ हमारे कभी कोई काम नहीं आती और छोटे बच्चे शरारती होते हैं। लेकिन खैर, आप विराजिए। विराजिए मतलब बैठिए। कहाँ से पधारे हैं आप, कहाँ से आए हैं? अध्यापक ने बताया, मैं दूर से आया हूँ, देहात से।
कि मैं देहात से आया हूँ। देहात मतलब एक छोटा सा गांव, वहाँ पर अध्यापक हूँ। शहर आते हुए यहाँ रुक गया हूँ, लेकिन यहाँ की सब बातें विचित्र देखता हूँ कि मुझे यहाँ की सब बातें बड़ी अनोखी दिखाई दी और तुम सब के सब इतने छोटे हो। संपादक ने कहा, बेशक हम छोटे हैं, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन छोटे बीज ही बड़े बड़े वृक्षों के रूप में बदल जाते हैं। एक दिन हम सभी आपकी उम्र के हो जाएंगे। संपादक जी ने अध्यापक से कहा कि हम छोटे जरूर हैं, लेकिन एक दिन हम भी बड़े वृक्षों के रूप में बदल जाएंगे और आपकी जैसी उम्र के ही हो जाएंगे और सारी जिम्मेदारियां और भी अच्छी तरह संभालेंगे। अध्यापक, जब हो जाओगे तब की बात देखी जाएगी। अध्यापक ने संपादक से कहा कि जब बड़े होगे जब देखी जाएगी, किंतु अभी तुम लड़के हो, छोटे हो और तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। संपादक ने अध्यापक से कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम पढ़ते लिखते नहीं हैं, कि आपको यह कैसे पता कि हम पढ़ते लिखते ही नहीं हैं। अध्यापक ने कहा कि फिर इन फालतू बातों में वक्त बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, कि तुम फिर इन सब बेकार की बातों में अपना समय खराब क्यों करते हो। वक्त मने समय। जब पढ़ लिख लोगे तब यह सब काम तुम्हें करने ही होंगे। उन्होंने कहा कि जब पढ़ लिख जाओगे तब यह काम तुम्हें ही संभालने पड़ेंगे, तो अभी से इन फालतू बातों में अपना समय खराब मत करो और पढ़ो लिखो। संपादक, आपको शायद यह नहीं मालूम कि हमारे इस गांव का नाम शिशु नगर है। संपादक ने अध्यापक को बताया कि आपको नहीं पता कि हमारे इस गांव का नाम शिशु नगर है, और शिशु का अर्थ होता है छोटा, कि छोटे बच्चों का नगर। यहाँ पर शिशु ही, बच्चे ही सारे काम करते हैं। तो अध्यापक ने कहा, शिशु नगर यानी बच्चों का गांव, ऐसा नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो यहाँ सिर्फ बच्चे रहते हैं? संपादक ने कहा, जी हाँ, वे ही हमारे गांव का सारा प्रबंध भी करते हैं। प्रबंध का अर्थ होता है सारी व्यवस्थाएं। जितने भी गांव में काम होते हैं सारी व्यवस्थाएं वही देखते हैं। हमारा ज़्यादा ध्यान कामों की ओर रहता है। कैसे कामों की ओर? रचनात्मक कार्य कामों की ओर। रचनात्मक अर्थ होता है कौशल निर्मित रचना, कि अपने कौशल से, अपनी बुद्धिमानी से एक नई रचना का निर्माण करना, बनाना, जिनसे देश के निर्माण और संगठन को बल मिलता है। अध्यापक ने कहा, ऐसे कौन से काम करते हो तुम लोग? अध्यापक ने संपादक से पूछा कि ऐसे कौन कौन से काम आप लोग करते हो? संपादक ने कहा, हम स्कूल चलाते हैं और अखबार भी, कि हम स्कूल भी चलाते हैं और अखबार भी का भी काम करते हैं। तब हमारे यहाँ अखबार की भी में भी न्यूज़ जो होती है, अखबार में जो समाचार होते हैं वह भी लिखे जाते हैं, अखबार भी छपते हैं। हमारी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती हैं, महत्वपूर्ण हमारे समाचार होते हैं, वे हमारे अखबार में छपते हैं। हम सूत कातने, कपड़ा बुनने और सिलाई का काम भी करते हैं। फिर हम लकड़ी, बेंत और मिट्टी वगैरह से बनने वाले घरेलू उद्योग धंधे भी सीखते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि हम लकड़ी के, बेंत के और मिट्टी आदि से बनने वाले जो घरेलू धंधे होते हैं, उद्योग धंधे, वो भी सीखते हैं। लेकिन इनसे भी बड़े हमारे कुछ और काम हैं, कि इनसे भी बड़े बड़े हम अन्य काम भी करते हैं। तब अध्यापक ने पूछा कि वे कौन कौन से काम हैं। तब संपादक ने अध्यापक को बताया कि अभी आप पढ़ाई लिखाई पर बहुत जोर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी आप पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे थे, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि आप पढ़ने लिखने को बहुत ही ज़रूरी
समझते हैं। जरूरी का अर्थ होता है आवश्यक। अध्यापक ने कहा, इसमें क्या संदेह है, अनपढ़ आदमी तो अंधे के समान होता है। अध्यापक ने संपादक से कहा कि इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, ये तो पूर्ण रूप से सत्य है कि अनपढ़ आदमी अंधे के समान होता है, कि जो अनपढ़ आदमी होता है वह एक अंधे व्यक्ति की तरह माना जाता है। संपादक ने कहा, अध्यापक की बात सुनकर हम लोग बारी बारी से आसपास के गांव में भी जाते हैं और उन सियाने लोगों को पढ़ाते हैं जो अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानते। सियाने का अर्थ होता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, सियाने हो गए हैं लेकिन अभी तक पढ़ना लिखना नहीं सीखे हैं, वो कहते हैं कि हम उन आसपास के गांव में जाकर उन लोगों को पढ़ाते हैं। अध्यापक ने चौंक कर आश्चर्यचकित होकर कहा कि खूब, बच्चे सियानों को पढ़ाते हैं कि बच्चे बड़ों को पढ़ाते हैं? संपादक, बच्चों के प्रयत्न से, प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास करना, कोशिश करना। जो काम बच्चे अपने प्रयास से, अपनी कोशिश से हंसी खेल में कर सकते हैं, सरकार के लिए वही एक भार बन सकता है। भार का अर्थ होता है बोझ, एक समस्या हो जाती है और वही काम बच्चे अपनी कोशिश और अपने प्रयास से हंसी खेल में पूरा कर देते हैं। राष्ट्र निर्माण के काम में जो भी आदमी जितना भी हाथ बटा सकता है, वह क्या उसका कर्तव्य नहीं है? कर्तव्य का अर्थ होता है जिम्मेदारी, कि वह अपनी, उसकी क्या जिम्मेदारी नहीं है कि राष्ट्र के निर्माण के काम में जो भी आदमी, मतलब जो राष्ट्र निर्माण का काम होता है, जिसमें राष्ट्र का हित होता है, उसमें जो भी आदमी, जितना भी जो आदमी अपना काम बांट सकता है, जिम्मेदारी उठा सकता है, वो कर सकता है। अर्थात अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए सारे काम करने सभी का कर्तव्य होता है, सभी लोगों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अध्यापक ने कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, यह तो तुम लोग बहुत बड़ा काम करते हो, लेकिन इसके अलावा, अलावा का अर्थ होता है अतिरिक्त। अध्यापक ने संपादक से कहा कि यह तो तुम लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो, लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या क्या काम करते हो? संपादक अध्यापक को बताते हैं कि यह तो आप भी मानेंगे कि एकता में ताकत होती है। संपादक ने अध्यापक से कहा कि एकता में ताकत होती है, जैसा कि बुक किताबों में भी बताया गया है और वैसे भी हम साधारण भाषा में कहते हैं कि एकता में बल होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम सब मिलकर एक हो जाएं तो कठिन से कठिन काम को भी आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह संपादक ने अध्यापक से कहा कि एकता में ताकत होती है। अध्यापक ने कहा संपादक की बात सुनकर कि भला यह भी कोई कहने की बात है? कि यह कोई कहने की बात नहीं है और इससे किसी को इनकार भी नहीं है। यह सत्य है कि एकता में ताकत होती है। संपादक ने कहा, इनकार न होने पर भी हमारे यहाँ होता आज तक ही यही रहा है कि हमारे यहाँ सब लोग मिलकर, बांटकर सब कठिन से कठिन काम करते हैं और मिलजुल कर सभी कामों को पूरा करते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। इसी के कारण इंसान आज जाने कितने रंगों में, धर्मों में और जातियों में बंटकर एक दूसरे का दुश्मन हो गया है। संपादक अध्यापक से कहते हैं कि यह तो बात है कि एकता में ताकत होती है, हम सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन हमारे देश में यह सब नहीं होता। हमें पता है कि एकता में ताकत होती है, फिर भी आज इंसान जाने कितने रंगों में, धर्मों में और जातियों में बंटकर एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, बन गया है। कि हम जानते हैं कि एकता में ताकत होती है, फिर भी आज मनुष्य अलग अलग रंगों में, धर्मों में और जातियों में बंट गया है और एक दूसरे का दुश्मन बन गया है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा कलंक यह है कि हमने अपने ही कुछ भाइयों को, इसमें हम ही गलत हैं
कि हमने अपने ही कुछ भाइयों को उन्हें अछूत कहकर कि ये अछूत हैं, हमें इन्हें छूना नहीं है, और अपने से दूर कर दिया है। अध्यापक ने कहा, मैं तुम लोगों के सभी काम देखना चाहता हूँ। यह कैसे अचरज की बात है कि इतने छोटे होकर भी तुम लोग इतने बड़े बड़े काम करते हो। अध्यापक ने संपादक से कहा कि मैं तुम्हारे सारे काम देखना चाहता हूँ कि यह इतनी हैरानी की बात है कि तुम छोटे बच्चे होकर भी इतने बड़े बड़े काम करते हो। संपादक ने कहा, हम अपने को हर तरीके से देश की सेवा के योग्य बनाना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हम हर तरीके से अपनी देश की सेवा करें और जाति पाति का जो भेदभाव है वो दूर कर दें। अब है दृश्य 2। मंच पर संपादक, रामदीन, हरीश, रतन, अध्यापक और गांव के लोग। अध्यापक बोलने के लिए खड़े होते हैं। अध्यापक, भाइयों, मैं परदेसी हूँ कि मैं दूसरे स्थान से आया हूँ, बहुत दूर से अचानक आपके बीच आ पहुँचा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं दूर से अचानक आपके बीच आ गया हूँ और मैं परदेसी हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ, दूसरे स्थान से। जो दूसरी जगह से आता है वो होता है परदेसी, और जो अपने देश के होते हैं, अपनी जगह के होते हैं, उन्हें कहते हैं स्वदेशी। मेरी आधी जिंदगी बच्चों को पढ़ाते लिखाते ही बीती है। उन्होंने कहा कि मेरी आधी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ही बीत गई है। मुझे जब मालूम हुआ कि ये बच्चे आपको पढ़ाएंगे, तब उनके साथ मैं भी आपके पास चला आया। पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, सबके लिए ज़रूरी भी है। जरूरी का अर्थ होता है आवश्यक। पढ़ने से जानकारी बढ़ती है, कि पढ़ने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें अलग अलग बातों के बारे में, नई नई बातों के बारे में और भी नई नई बातें पता चलती हैं, कि इस चीज़ को पढ़कर हमारा और भी ज्ञान बढ़ता है। नई नई चीज़ों को पढ़कर पढ़ने से जानकारी बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। लेकिन इस उम्र तक पढ़ लिख कर और पढ़ा लिखा कर भी मुझे सच्चा ज्ञान आज ही हुआ है। अध्यापक ने कहा कि मेरी मैंने आधी जिंदगी अपनी पढ़ लिख कर, पहले पढ़ा लिखा तभी तो पढ़ा है उन्होंने बच्चे। वो कहते हैं कि मैंने अपनी आधी जिंदगी बच्चों को पढ़ाते लिखाते ही बिता दी, लेकिन सच्चा ज्ञान मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। वह भी इन बच्चों के काम देखकर, कि जब मैंने इन बच्चों के काम देखे तब मुझे सच्चा ज्ञान मिला, और इनकी बातें सुनकर भी मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने आज ही इनका शिशु नगर देखा, मैं वहाँ के बच्चों से मिला हूँ, मैंने उनसे बातें की हैं, उनका काम देखा है। ज्ञान की है दौलत, मैं दूर जा रहा हूँ। ज्ञान की है दौलत लेकर वो कहते हैं कि मैं दूर जा रहा हूँ अपने एक सच्चा ज्ञान प्राप्त करके, जो एक मेरे लिए दौलत की तरह है, धन की तरह है। मैं यह ज्ञान प्राप्त करके दूर जा रहा हूँ, और यह दौलत आप लोगों के भी पास है। कहते हैं कि जो ये बच्चे हैं वो आपके लिए एक दौलत की तरह हैं, धन की तरह हैं। मैं तो इनसे ज्ञान प्राप्त करके दूर जा रहा हूँ, लेकिन यह दौलत आप सबके पास है। आप इसे खोएं नहीं, कि आप इसे खोना नहीं, आप इसका हमेशा फ़ायदा उठाना, इनसे हमेशा सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, इनको अपने से दूर मत करना। ईश्वर करे शिशु नगर सारे देश में फैल जाए, और देश के नौनिहाल देश की खुशहाली और तरक्की के मजबूत पाए बन सकें। नौनिहाल मतलब नौजवान, कि ये देश के नवयुवक देश की खुशहाली और तरीके के मजबूत पाए बन सकें, कि हमारे देश की खुशहाली इनसे ही है, इन्हीं नौजवानों से है, इन्हीं नवयुवकों से है, और यह हमारे देश में खूब खुशहाली फैलाएं और हमारे देश में खूब तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।